गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय बच्चों, हमने आपको अध्याय 5 पूरा करवा दिया। अब आज हम अध्याय 6 शुरू करेंगे। अध्याय 6 को शुरू करने से पहले हम आपको प्रारंभिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज से अवगत कराएंगे। आप सभी ध्यान दे करके चैप्टर को शुरू से समझेंगे और सभी स्टूडेंट्स जो मेरा चैनल है मुकेश शर्मा साइंस क्लास 10th, इसको सब्सक्राइब करें। इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि समय पर जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सकें। वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करें, जो भी है, ताकि मुझे पता चले। तो मैं शुरू करता हूं अध्याय 6। पहले प्रारंभिक नॉलेज हेडिंग लगा लें सभी। पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य या पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे किताब, कॉपी, मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं, टेबल, कुर्सी, खाद्य सामग्री, ये सभी द्रव्य हैं, क्योंकि ये सब स्थान घेरते हैं और सभी में द्रव्यमान होता है। सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मेरी हथेली के ऊपर मैंने ये मार्कर रखा तो मार्कर ने हथेली के ऊपर स्थान घेरा। अब इसी स्थान पर मैं दूसरा मार्कर या अन्य कोई वस्तु नहीं रख सकता। हाँ, पहले वाला जो मार्कर रखा है इसके ऊपर मैं दूसरा मार्कर जरूर रख सकता हूं, लेकिन उस स्थान पर नहीं रख सकता जहां पर पहला मार्कर रखा हुआ है। हाँ, इसको हटा करके दूसरी वस्तु इस स्थान पर रखी जा सकती है। तो द्रव्य जो है स्थान घेरते हैं। द्रव्य में द्रव्यमान होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सभी वस्तुएं जो आपको दिखाई दे रही है ये सब द्रव्य हैं, क्योंकि सब में द्रव्यमान है, सब स्थान घेरते हैं और सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। नीचे से लिखें पदार्थ
दो रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और दूसरे यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में है मिश्रण। पदार्थ दो रूपों में पाया जाता है, या तो पदार्थ शुद्ध होगा या फिर कोई पदार्थ अशुद्ध होगा। शुद्ध पदार्थ दो रूप हो सकते हैं शुद्ध पदार्थ के, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ मिश्रण के रूप में पाया जाता है। सभी बाईं तरफ हेडिंग लगा दें, तत्व। ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, कोमा तत्व कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। आप जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम अणु कहते हैं। और ये अणु जो है ये परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। एक अणु में परमाणुओं की जो संख्या पाई जाती है वो परमाणुकता कहलाती है। एक अणु में पदार्थ के परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या पाई जाती है वो परमाणुकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के दो परमाणु एक साथ पाए जाते हैं, तो ये दो जो है ये हाइड्रोजन की परमाणुकता कहलाती है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के दो परमाणु एक साथ पाए जाते हैं, तो ये दो जो है ये ऑक्सीजन की परमाणुकता है। ओजोन की बात करें तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, तो ओजोन की परमाणुकता 3 है। फास्फोरस में फास्फोरस के 4 परमाणु एक साथ पाए जाते हैं, तो फास्फोरस की परमाणुकता 4 है। सल्फर में यानी गंधक में सल्फर के परमाणु एक साथ 8 पाए जाते हैं, तो ये 8 इसकी परमाणुकता है। खैर ये सल्फर के 8 परमाणु हैं। अब ये सल्फर तत्व ही कहलाएगा, क्योंकि 8 परमाणु हैं लेकिन है तो सारे के सारे एक जैसे, यानी एक ही प्रकार के हैं ये, इसलिए सल्फर एक तत्व है। फास्फोरस भी एक तत्व है, क्योंकि इसमें परमाणु भले ही 4 हैं लेकिन चारों एक जैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं, यानी फास्फोरस के ही हैं, तो ये फास्फोरस भी तत्व है। ओजोन भी तत्व है, परमाणु 3 हैं पर तीनों हैं तो ऑक्सीजन के ही, यानी एक ही प्रकार के हैं। हाइड्रोजन भी तत्व है, क्योंकि परमाणु की संख्या भले ही 2 हो लेकिन दोनों परमाणु एक ही प्रकार के हैं। तो ये तत्व की परिभाषा हुई। ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। वर्तमान में 109 से भी
अधिक तत्वों की हमें जानकारी है। इन तत्वों को रसायन विज्ञान में प्रतीक व सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन आदि, ये सब तत्वों के उदाहरण हैं। 109 से भी ज्यादा तत्व हमारी जानकारी में है। हम उनको आवर्त सारणी के अंदर पढ़ेंगे। यह केवल मैं उदाहरण के तौर पर कुछ तत्व लिखे हैं हमने। अब हेडिंग लगाएं सभी, यौगिक, डैश लगा करके लिखें ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के अधिक प्रकार के तत्व, या यूं कह दें तत्वों के परमाणु। दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व या तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, कोमा यौगिक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के तत्व या तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड, सूत्र है इसका NaCl। तो इसके अंदर सोडियम व क्लोरीन 1:1 में है। सोडियम व क्लोरीन के परमाणु जो है वो 1:1 में संयोग किए हुए हैं। यानी सोडियम और क्लोरीन के परमाणु जब 1:1 में संयोग करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनता है, नमक का एक अणु बनता है। अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहा जाता है। नौसादर ये भी एक यौगिक है, इसका सूत्र है NH4Cl। इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व क्लोरीन के 3 प्रकार के परमाणु हैं या 3 प्रकार के तत्व हैं ये, जो एक
4:1 में संयोग किए हुए हैं। अतः ये यौगिक है, क्योंकि इनके संयोग करने का अनुपात निश्चित है। ग्लूकोज जो कि एक शर्करा है, ये भी यौगिक है। इसका सूत्र है C12 है, वो C6H12O6, C6H12O6। तो ये भी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में है, और वो अनुपात है 6:6, यानी 1:2:1। ये सरल अनुपात लिख दिया मैंने, 6 से काट दिए इनको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के सरल अनुपात में है, यानी निश्चित अनुपात है, इसलिए ये भी यौगिक है। और अब हेडिंग लगाएं सभी मिश्रण। मिश्रण देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। केवल इस परिभाषा में और इसकी परिभाषा में इतना सही फर्क है, यहां पर हमने लिखा है एक निश्चित अनुपात में, और यहां पर हम बोल रहे हैं मिश्रण में एक अनिश्चित अनुपात में, यानी यहां ए लगा दिया, बाकी परिभाषा सेम है। तो एक अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, कोमा मिश्रण कहलाते हैं। जैसे वायु, ये वायु एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो गैसें हैं जो मिलकर के वायु बनाती हैं, उन गैसों का अनुपात फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। इसलिए वायु एक मिश्रण है। आप जानते हैं वायु के अंदर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर इससे कम मात्रा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.02 से 0.03% के लगभग। अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन आदि लगभग 1% में, 0.96% में अक्रिय गैसें हैं। इसके अलावा धूल के कण, धुआं के कण, पराग कण, सूक्ष्म जीव, जलवाष्प के कण आदि आदि पाए जाते हैं। इनका अनुपात निश्चित नहीं होने के कारण हम कह रहे हैं वायु एक मिश्रण है। इसी तरीके से शरबत जो कि एक पेय पदार्थ है, ये एक मिश्रण है। इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व एक अनिश्चित अनुपात में मिला दिए जाते हैं। अपन शरबत बनाते हैं घर पर पीने के लिए, तो यदि हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शरबत मिलाएं, तब भी वो शरबत ही माना जाएगा। 1 गिलास पानी में 3 शरबत की चम्मच मिला दें, तब भी वो शरबत ही माना जाएगा। कहने का मतलब इसमें अनुपात निश्चित नहीं है। चीनी भी आप कम या ज्यादा मिला सकते हैं, तो अनुपात फिक्स नहीं है, इसलिए शरबत मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक यानी तांबा और जस्ता मिला करके बनाया जाता है, लेकिन अनुपात निश्चित नहीं होने के कारण हमने इसको मिश्रण बताया है, यानी ये मिश्र धातु है।
तो इस तरीके से आपने पदार्थों के विभिन्न रूप पढ़े हैं। पदार्थ 3 रूपों में मिलते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व वे पदार्थ हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि 109 से भी ज्यादा तत्व हमारी जानकारी में हैं। इसके बाद हमने आपको यौगिक बताए कि ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन 1:1 में है, अतः ये यौगिक है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें Na2CO3, तो ये भी यौगिक है, क्योंकि इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन 2:1:3 में है। तो निश्चित अनुपात है परमाणुओं के संयोग करने का, इसलिए ये भी यौगिक है। इसके बाद हमने आपको मिश्रण बताया कि यदि पदार्थ के अंदर उपस्थित तत्वों का यानी तत्व के परमाणुओं का अनुपात निश्चित नहीं है तो वो पदार्थ मिश्रण कहलाएगा। जैसे वायु है, मिश्र धातुओं के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, वो सब धातुओं के मिश्रण होते हैं, यानी वो भी मिश्रण है। अब इसके बाद थोड़ी सी जानकारी मैं आपको परमाणु के बारे में देता हूं। परमाणु नोट कर ले सभी। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी मूल गुण पाए जाते हैं, कोमा परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख दें। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन डैश लगा करके लिखते हैं, यह धन आवेशित होता है। नंबर 2 न्यूट्रॉन, एन, यह आवेश रहित होता है। और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई, यह ऋण आवेशित होता है। यह ऋण आवेशित होता है। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, निरावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। परमाणु की संरचना में दो भाग होते हैं। आंतरिक भाग नाभिक कहलाता है तथा बाहरी भाग कक्षा या ऊर्जा स्तर या कोष कहलाता है। परमाणु के दो भाग होते हैं। जो अंदर का भाग होता है परमाणु का वो नाभिक कहलाता है, और जो बाहर का भाग होता है वो कक्षा या ऊर्जा स्तर या कोष या ऑर्बिटल कहलाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो कि धनावेशित होते हैं, व न्यूट्रॉन जो कि आवेश रहित होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु की संरचना की यदि बात करें तो परमाणु की संरचना में दो भाग होते हैं। अंदर का भाग नाभिक न्यूक्लियस कहलाता है, और जो बाहर का भाग होता है वो कक्षा यानी ऊर्जा स्तर या कोष या ऑर्बिटल कहलाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, इसलिए नाभिक का आवेश धनावेश हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश है नहीं, तो नाभिक धनावेशित होता है। और इसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे सोडियम के परमाणु की बात करें, सोडियम का परमाणु, तो सोडियम के परमाणु का संकेत है Na, और इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 11 और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 11 और न्यूट्रॉन होते हैं 12। सोडियम के परमाणु का संकेत है Na, इसमें प्रोटॉन 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 11 हैं, न्यूट्रॉन 12 हैं। अगर हम इसके परमाणु का चित्र बनाएं
तो ये अंदर का जो भाग है, ठोस भाग होता है, ये नाभिक कहलाता है। इस नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन होंगे, यानी 11 धनावेश होंगे, और इसके अंदर 12 होंगे न्यूट्रॉन, जिन पर कोई आवेश नहीं है। क्योंकि इन पर कोई आवेश है नहीं, इस पर धनावेश है, इसलिए नाभिक हो गया धनावेशित। इसके बाहर होती है कक्षाएं। ये पहली कक्षा है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते। इसके बाहर वाली ये एक दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने भर दिए। 2 पहली कक्षा में आ गए, 8 दूसरी में आ गए। अब इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। ये सबसे बाहरी कक्षा में, यानी सबसे बाह्यतम कक्षा में रहेगा, इस कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो ये सोडियम के परमाणु की संरचना का चित्र हो गया। सोडियम के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो कि कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है सोडियम के परमाणु का, वो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 8 1, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8 और तीसरी जो कि सबसे बाहर की कक्षा है, बाह्यतम कक्षा है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एक और उदाहरण भी अपन दे सकते हैं, केवल आपको समझाने के उद्देश्य से मैं दे रहा हूं आपको। आप चाहें तो साथ में उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। जैसे एल्यूमिनियम के परमाणु की बात करें, Al, तो ये 13 नंबर पर आता है आपका, यानी इसमें 13 प्रोटॉन हैं और 13 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13 और न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 14। अगर इसकी परमाणु का चित्र बनाएं तो ये सबसे अंदर ये नाभिक हो गया, जिसमें 13 प्रोटॉन होंगे, यानी 13 धनावेश होंगे और 14 न्यूट्रॉन होंगे, जो कि आवेश रहित होते हैं, 13p और 14n। अब ये बाहर की कक्षा है पहली, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये इससे बाहर वाली दूसरी कक्षा है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ये सबसे बाहर वाली कक्षा है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो चक्कर लगाते रहेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये एल्यूमिनियम के परमाणु की संरचना का चित्र हुआ। देखिए, ध्यानपूर्वक समझें, और जो चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको जरूर बताएं, कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें, जरूर पहुंचाएं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं वीडियो भेज रहा हूं उनको लाइक करें,
आपको पसंद नहीं आ रही है, डिसलाइक करें, हमको कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हम तक बात आपकी आकर पहुंचेगी। जितना भी हम उसमें सुधार कर सकते हैं करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बगल में बेल आइकन आता है, एक घंटी का निशान आता है, उसको क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो परमाणु की संरचना के बारे में हमने बताया कि परमाणु की संरचना में दो भाग होते हैं। अंदर का भाग नाभिक कहलाता है और बाहर का भाग कक्षाएं कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, नाभिक धनावेशित होता है, और जो बाहरी भाग होता है कक्षाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब आप हेडिंग लगा दें इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास। डैश लगा करके लिखें कक्षाओं, ऊर्जा स्तरों, या कोष भी कह सकते हैं आप, कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। कक्षाओं यानी कोषों या ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। जैसे सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका वितरण है पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और जो सबसे बाहरी कक्षा है अंतिम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। 12 नंबर पर मैग्नीशियम आता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, और शेष जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो अंतिम यानी सबसे बाहर वाली तीसरी कक्षा में रहेंगे। 17 नंबर पर क्लोरीन आता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और बच गए 7, वो तीसरी में रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में हमने बताया। अब पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखें परमाणु की किसी कक्षा में परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² होती है।
किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 गुना n स्क्वायर होती है। यहां n बराबर कक्षाओं की संख्या है जिनको 1 2 3 4 डॉट 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 या k l m n डॉट 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 से प्रदर्शित करते हैं। कक्षाओं को KLMN से, यानी पहली कक्षा को K से, दूसरी कक्षा को L से, तीसरी कक्षा को M से, चौथी कक्षा को N से प्रदर्शित करते हैं। या फिर पहली कक्षा को 1 से, दूसरी को 2 से, तीसरी को 3 से, चौथी को 4 से प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे यदि पूछा जाता है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं या अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो सकती है किसी कक्षा के लिए, तो वो हो सकती है 2 गुना n स्क्वायर के बराबर। अब जैसे आपसे कोई पूछता है कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या बताएं। पहली कक्षा, कक्षा को हम बार बार कह रहे हैं, ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं और कोष भी कह सकते हैं। तो पहली कक्षा या पहला ऊर्जा स्तर या पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, तो ये होगी 2 गुना n स्क्वायर के बराबर। अब यहां कक्षा पहली है इसलिए n का मान हो जाएगा 1। यहां n बराबर 1 हो गया, इसलिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 गुना n का मान 1 का स्क्वायर। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी 1 गुना 1 तो 1 ही आया, तो 2 गुना 1 किया तो 2 आ गया। यानी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में यानी K कोष में या ऊर्जा स्तर में नहीं रह सकते। नोट कर लें सभी। दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा यानी L, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, तो वो 2 गुना n स्क्वायर के बराबर होगी। और यहां कक्षा दूसरी है इसलिए n का मान हो गया 2। दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2, इसलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई 2 गुना n की जगह 2 रख दिया इसका स्क्वायर, तो 2 गुना, अब 2 का स्क्वायर करना है यानी 2 को 2 से गुना करना है, तो ये आ गया 4, 2 चौके 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8 हो सकती है, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा सकते दूसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा यानी M कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ये हो सकती है 2 गुना n का स्क्वायर। अब यहां पर n का मान चूंकि तीसरी कक्षा है तो n का मान 3 हो गया, तो इसमें n की जगह 3 रख देंगे, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से गुना करना है, 9 आ गया, 2 ना 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 18 हो सकती है, यानी 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में नहीं रह सकते।
नोट कर लें। और अगर आपसे पूछ लिया जाए चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो चौथी कक्षा यानी ये हो गई n, चौथी कक्षा n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या वही 2 गुणा n स्क्वायर होगी, और यहां पर n का मान हो गया 4। चौथी कक्षा के लिए n का मान 4 होगा, तो ये 2 गुणा 4 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुणा करना है, 16 आ गया, और 16 दूना 32। तो चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 32 हो सकती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इतना आप याद करके आना जहाँ तक बताया है, उसके बाद कल मिलते हैं। धन्यवाद।